हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कीवर्ड सीरीज। और ये सीरीज आपको हेल्प करती है आपके आंसर राइटिंग में। ऑल्सो ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस सीरीज की मदद से आप अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को बहुत जल्दी मैनर में जो है रिवाइज कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो इस सीरीज की मदद से। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूं आपके पॉलिटिकल साइंस के मेंटर, गाइडेंस गुरु, चेयर लीडर, हम सफर, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। और हम सब लोग मिलकर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है इस टाइम। तो आज हम अपनी कीवर्ड सीरीज में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी आप इसको कह सकते हो। तो उसी चैप्टर को आज हम शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज करेंगे और मैं आपको बताने वाले हूँ कि कौन से कीवर्ड्स अगर आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग करते वक्त यूज करोगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको जो है फुल मार्क्स जो है देने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद आवर कीवर्ड सीरीज। सबसे पहले बच्चे आप देखोगे चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें चैप्टर की स्टार्टिंग से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, है ना, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बाइपोलर वर्ल्ड जो है खत्म हो गया, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, और कैसे जो है नए सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होकर आए। जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बच्चे आप कौन कौन से कीवर्ड्स यूज रखोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ना ये भी लिख दिया है, बॉक्स भी दे दिया है कि आपको इन कीवर्ड्स को यूज कब करना है। अक्सर बच्चे जो है लास्ट वीडियो में मेरे को लगा कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए और ये भी मेंशन मुझे करना चाहिए कि आप इन कीवर्ड्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। तो आप इन कीवर्ड्स को आप कब यूज करोगे, जब आपसे पूछा जाए कि भैया वर्ल्ड वॉर, जो आपका कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गया, उसके बाद नए सेंटर्स ऑफ पावर कैसे इमर्ज हुए। तो आप इसमें जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला पॉइंट लिखोगे, पहले बताओगे कि जो है हमारा कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद आप बताओगे कि कैसे यूएसए जो है इमर्ज हो रहा था एज अ सोल पावर, है ना, एज अ सोल सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा था। उसके बाद आप बताओगे कि नए नए ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, जैसे ईयू, एशियान, चाइना, जापान, है ना। और वहीं पर आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे रीजनल कोऑपरेशन, रीजनलिज्म भी देखने को मिला कि नेशंस जो है यहाँ पे एक ही रीजन में मिलकर जो है आपस में हाथ मिलाकर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे थे। जैसे एशियान में हमने देखा, है ना, यूरोपियन यूनियन में भी क्या देखा कि एक ही रीजन में आपस में सारे लोग जो है मिलकर एक सुपर पावर बनने की कोशिश करें। तो ये रीजनलिज्म वाला वर्ड बहुत ही अच्छा है ना। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि धीरे धीरे अब ट्रेड ब्लॉक्स और इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही थी। और यहाँ पे हमने देखा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल कोऑपरेशन देखने को मिला, बिकॉज अब अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही थी, ग्रुप्स बना रही थी, जैसे एशियान बनाई थी, यूरोपियन यूनियन बना रही थी, जिसकी मदद से यहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन देखने को मिल रहा था। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि क्यों मैम ऐसे जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता, क्यों ईयू और एशियान जो है इमर्ज होकर आ रहे थे, तो उस टाइम पे हमने क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो आप ये 3 पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस या फिर कोऑपरेशन, है ना। वहीं पर जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यूरोपियन यूनियन सबसे पहले आप पढ़ते हो, है ना, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में। यूरोपियन यूनियन के ओरिजिन और बैकग्राउंड के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैम उसमें हम कौन कौन से कीवर्ड्स लिखे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पहला कि यूरोप को लेकर जो है लोगों के दिलों में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सारे क्वेश्चन थे कि यूरोप जो है यहाँ पे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे डिबेट चल रही थी यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। क्वेश्चन ऑफ यूरोप करके आप ये कीवर्ड लिख सकते हो, है ना। फिर मार्शल प्लान के बारे में आपको जरूर बताना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल प्लान आप लिखिएगा ही जब भी आपसे यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछे। फिर आप यहाँ पे ओईईसी के बारे में बता सकते हो, जो कि 1948 में आया था, जिसने जो है यहाँ पे मार्शल एड को चैनलाइज किया था। तो आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बता सकते हो। फिर आप इसमें काउंसिल ऑफ यूरोप जो कि 1949 में आया था उसके बारे में बता सकते हो, है ना। फिर इसमें आप यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 ईईसी, तो आपका ये ओईईसी, काउंसिल ऑफ यूरोप और ईईईसी, इन तीनों पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करना बच्चे, अगर आपसे कोई ओरिजिन और बैकग्राउंड के बारे में पूछता है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो मैम, और अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो बच्चे आप इसमें यूराटम के बारे में बता सकते हो, है ना।
इसमें आप ECSC के बारे में बता सकते हो, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के बारे में। यहाँ पे आप यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में बता सकते हो, है ना। फिर लास्ट में यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कैसे बना, फाइनली यहाँ पे ट्रीटी ऑफ maastricht हुई, जिससे जो है यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोसेस बताओ कि यूरोपियन इंटीग्रेशन कैसे हुआ या फिर ईयू का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने बच्चे। तो ये पॉइंट्स आपको कहाँ पे लिखने हैं, तो मैंने जैसे कि बताया, अगर आपसे कोई ओरिजिन पूछे या फिर आपसे कोई पूछे कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे, तो बच्चे आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स जो येलो में मार्क है, आपको ये कीवर्ड्स अपने एग्जाम में लिख कर आने हैं और आपका जो है भैया काम बन जाएगा। आपका जो है एक अच्छा खासा आंसर यहाँ पे जो है प्रिपेयर हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को, क्लियर हो रही है बातें। चलो आगे चलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैम यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनियन कैसे बना, है ना, उसका एवोल्यूशन एज अ पॉलिटिकल यूनियन हुआ, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिखे, तो बच्चे आप बताओगे कि बनाया तो वो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए गया था, बट बाद में वो पॉलिटिकल यूनियन भी बन गया। कैसे, क्योंकि कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई, है ना। यूरोपियन यूनियन की सिंगल करेंसी आई, यूरो, है ना। ईयू का फ्लैग, एंथम एंड फाउंडिंग डेट भी है, दैट्स व्हाई ये एक पॉलिटिकल यूनियन भी कहलाता है। ईयू का पार्लियामेंट, ईयू का कमीशन, ईयू का काउंसिल, इनके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिटिकल यूनियन के बारे में बता रहे हैं। और आप क्या बता सकते हो पॉलिटिकल यूनियन में जब इवॉल्व हुआ वो, कि वो एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करने लगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि उसने जो है यहाँ पे क्या किया, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को भी क्या किया, अपने अंदर ले लिया, क्योंकि जब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई थी तो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी जो है क्या हो गई थी, आजाद हो गई थी, तो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गई, है ना। तो आप इसका एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट के बारे में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप यूरोस्केप्टिसिज्म वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, है ना। ये जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोस्केप्टिसिज्म वाले पॉइंट्स इसके वीकनेसेस में आ जाते हैं। तो जब भी आप यूरोपियन यूनियन के फंक्शंस को समझाना चाहते हो कि एज अ नेशन स्टेट उनके क्या क्या फंक्शंस थे, है ना, या फिर उसके लिमिटेशंस बताना चाहते हो, तो आप लिमिटेशंस में ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। और अगर आपको समझना है कि वो कैसे एज अ नेशन स्टेट काम करता है, तो नेशन स्टेट में आप ये वाले येलो पॉइंट्स आराम से मेंशन कर सकते हो। बच्चे ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि ईयू को आप एक्सप्लेन करो एज अ इकोनॉमिक पावर, तो आप इसमें क्या क्या बताओगे, इसमें पहले सबसे पहले जीडीपी के बारे में बताओगे, फिर आप बताओगे कि लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक भी है, फिर यहाँ पे यूरो कॉमन करेंसी जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है और ये जो है पूरा टफ कंपटीशन देती है यूएस के डॉलर को, है ना। ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप बता सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है क्या है, ये मेंबर है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। वहीं पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसकी, है ना, ट्रेड को जो है यूज करता है अपना एज अ टूल ऑफ इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है यूरोपियन यूनियन की, वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब है ना, मेजर सोर्स है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो जब आपको ईयू एज एन इकोनॉमिक पावर समझाना है ना। तो क्वेश्चन जब पूछे ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बताओ या फिर उसको कंपैरिजन करो यूएस और चाइना के साथ उसकी इकोनॉमिक पावर, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो आपके लिए मैंने ये बॉक्स इसलिए डाला है जिससे आपके लिए आसानी रहे कि मैं इन पॉइंट्स को लिखूं कब मैम, ये तो आपने बता दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे ईयू का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट लिखोगे, तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में आप सबसे पहले बताओगे कि हाँ मैम उसका बहुत पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो एक फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इसमें आप ये बताओगे कि क्यों उसका एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है ना। इसमें आप उसकी कलेक्टिव नेगोशिएशन पावर बताओगे, है ना, ग्लोबल इश्यूज में जो है उसकी क्या है, एक कॉमन वॉइस है, एक जो है अच्छे से नेगोशिएट करता है, मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेटिक, है ना, तो वो डायलॉग का इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ फोर्स। यहाँ पे आप देखोगे वो सॉफ्ट पावर भी है, डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट एड को भी प्रमोट करता है, तभी उसका एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। इन्वायरमेंट के मामले में भी क्या है, लीडरशिप रोल प्ले करता है ना। और यहाँ पे डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को भी सपोर्ट करता है,
ठीक है, तो जब आपसे कोई ईयू का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रोल पूछे तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हो। बात समझ आ रही है बच्चे? वहीं पर ईयू का मिलिट्री इन्फ्लुएंस पूछेगा तो कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं? ईयू के मिलिट्री इन्फ्लुएंस में आप बता सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है यूएस के बाद, डिफेंस स्पेंडिंग में भी सेकंड नंबर पर है, फ्रांस के पास, मतलब फ्रांस उसका मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पावर भी है, नेटो की पार्टनरशिप भी है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको ईयू का मिलिट्री पावर एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस समझाना हो तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। याद रहेंगे बच्चा, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ऑल्सो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, एंड में बताऊंगी कि कहाँ पे मिलने वाले आपको ये, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो। ऑल्सो बच्चे, अगर आपसे पूछे कि मैम यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ खामियां भी है, लिमिटेशंस, अगर आपसे कोई ईयू के लिमिटेशंस पूछे तो आप क्या क्या लिखोगे कि यहाँ पे ये एक सुप्रा नेशनलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। फॉरेन पॉलिसीज के मामले में ये अलग अलग रहता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग कंट्रीज है जो कि फॉरेन पॉलिसीज के मामले में अलग अलग टेक रखते हैं, जिसकी वजह से अलग डाइवर्जेंट ओपिनियन हो जाता है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ऑल्सो यूरोस्केप्टिज्म वाला पॉइंट, ब्रेक्सिट वाला पॉइंट में भी, ब्रेक्सिट वाला पॉइंट्स के थ्रू भी आप इसका इंटरनल चैलेंज दिखा सकते हो। ऑल्सो इंटीग्रेशन फटीक, है ना, यहाँ पे जो है क्या होता है कि लोग जो है यहाँ पे डीपर यूनिफिकेशन को रेजिस्ट करते हैं, इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, बस और नहीं करना इंटीग्रेशन। तो ये भी क्योंकि उनको लगता है कि अगर ज्यादा ही यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेट हो गया तो भैया सारी उसके अंदर जो कंट्रीज है उनको लगता है कि हमारी सॉवरेनिटी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल चैलेंजेस में आप ये लिख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के ऊपर, दैट इज एशियान। ठीक है, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड आपसे कोई पूछे कि कैसे इवॉल्व हुआ तो आप बताओगे कि भैया हमने रिपीटेड कॉलोनियलिज्म देखा है ना। तो बहुत सारे जो रीजन्स है यूरोप और जापानीज डोमिनेशन से सफर कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, है ना। तो उस टाइम पीरियड में एशिया वाले रीजन में नेशन बिल्डिंग चैलेंजेस आए, और उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद प्रेशर भी था कि कोल्ड वॉर चल रहा था कि हम किसकी साइड ले, इसकी साइड ले या उसकी साइड ले, है ना, यूएसए की साइड ले या यूएसएसआर की साइड ले, एशिया वाले कंट्रीज के ऊपर प्रेशर था। तो इसी टाइम पीरियड में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, उसी में नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च की जाती है। तो बच्चे एशियान के ओरिजिन में ये पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एशियान के ओरिजिन में क्या पॉइंट्स लिखे। उसके बाद बच्चे आप बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में जरूर बताना, क्योंकि ये एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है एशियान का, 5 फाउंडिंग मेंबर से। फिर आप ऑब्जेक्टिव बताओगे कि क्या ऑब्जेक्टिव से एशियान बना था, है ना। और एशियान जो है यूएन चार्टर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और 5 से बढ़कर फिर फाइनली 10 मेंबर हो गए थे। तो जब आपसे कोई पूछे एशियान की फॉर्मेशन, पर्पस या फिर बैकग्राउंड, तो आप इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। 6 मार्कर क्या, आप 10 मार्कर आंसर भी लिखाओगे यार, अगर आपने इन कीवर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लिया। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम एशियान का वे और कोर प्रिंसिपल, कि एशियान का तरीका क्या है वर्क करने का, अगर वो कोई पूछे और उसके कोर प्रिंसिपल्स पूछे तो हमें क्या लिखना है, तो बच्चे सबसे पहले आपको एशियान वे बताना है। एशियान वे क्या है, इनफॉर्मल है, कंसेंसस बेस्ड है, एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रखता है डिसीजन मेकिंग में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करता है और नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल फॉलो करता है। दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, और आप इसमें बता सकते हो कि वो कोऑपरेटिव एंड कंसेंसस बेस्ड कल्चर रखता है, कोई सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जस्ट लाइक मतलब कि ईयू की तरह ये सुप्रानेशनल नहीं है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखता है हर एक कंट्री की, और इक्वालिटी बेस करता है, और यहाँ पे जो है डायलॉग के थ्रू रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। अगर आपसे ये आप पॉइंट्स कब लिखोगे, जब यहाँ पे आपका एशियान किस तरीके से काम करता है, एशियान का वे पूछा जाए, एशियान का फंक्शनिंग स्टाइल, फिलॉसफी, और कैसे वो ईयू से अलग है पूछा जाए, तो आप ये सारे पॉइंट्स बच्चे लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एशियान ईयू से कैसे अलग तरीके से काम करता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख कर आने हैं बच्चे। ठीक है, लिख लोगे, लिख कर आने हैं ये सारे पॉइंट्स। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि मैम एशियान कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे 2003 के बाद क्या हुआ, है ना। जब आपसे एशियान इंस्टीट्यूशन, एशियान की आगे की ग्रोथ कैसे हुई, एशियान की इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के बारे में पूछ लिया जाए, और एशियान जो है ईयू के मॉडल, मतलब ईयू का जो मॉडल है कम्युनिटी बिल्डिंग का, उससे किस तरीके से अलग है वो पूछ लिया जाए, तो आप क्या लिखोगे, तो बच्चे आप बताओगे यहाँ पे एशियान कम्युनिटी 2003 के बारे में, इसके 3 पिलर्स के बारे में बच्चे आप बताओगे,
है ना, एशियान कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में बताओगे, एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चर कम्युनिटी, इन तीनों के बारे में आपको बताना है बच्चे। कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो कम पूछा जाता है बट स्टिल हमें तो भैया आना चाहिए, है ना, हमें तो आना चाहिए कि कहीं से पूछे, वी शुड बी रेडी, हमें रेडी होना चाहिए, है ना। अगर आपसे एशियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में पूछा जाए, है ना, कि एशियान का क्या रोल है रीजनल पीस को मेंटेन करने में, उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो आप इसमें क्या पॉइंट रखोगे कि वो पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है ना, न्यूट्रल रहता है और आपस में सबके साथ कोऑपरेट करता है, नॉन इंटरफेरेंस एंड सॉवरेनिटी रखता है। और इसी में आप एशियान रीजनल फ्रेमवर्क, रीजनल फोरम के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो, एआरएफ के बारे में बच्चे आप यहाँ पे बता सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म से यूज करता है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो है यहाँ पे यूज करता है ना, कि भैया आगे जाके जो है कोई डिस्प्यूट बड़ा ना हो जाए, तो पहले से ही जो है बातचीत, अर्ली डायलॉग का इस्तेमाल करके आपस में जो है यहाँ पे पीस को बनाए रखता है। तो आप एशियान का रोल किस तरीके से रीजनल पीस को बनाए रखने में है, ये वाले पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरह पूछे कि एशियान का इकोनॉमी में क्या रोल है ना, एशियान का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या रोल रहा, ट्रेड कोऑपरेशन में क्या रोल रहा, और एशियान एज अ एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कैसे ग्रो कर रहा है, तो आप उसमें क्या पॉइंट लिखोगे कि बच्चे ये एक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एसोसिएशन है ना, एक कम्युनिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यहाँ पे एशियान में क्या होता है, कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस होता है। एशियान के एफटीए के बारे में आप बता सकते हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी है ना, एशियान जो है क्या करता है, इंटरा जो सारी एशियान प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो है सॉल्व करता है। यूएस एंड चाइना के साथ भी जो है क्या कर रखा है, एशियान ने एफटीएस कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड हब भी है। तो यही सारी चीजें एशियान को ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनाती है ना बच्चे। तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो जब भी आपसे कोई पूछे कि एशियान की पावर कैसे बढ़ रही है। ऑल्सो एशियान का रोल क्या रहता है, रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में, एशिया वाले रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी कैसे जो है बनाए रखता है एशियान, जो अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसे बनाए रखता है। अगर ऐसे पूछे तो आप क्या लिखोगे कि एशियान जो है नेगोशिएट करता है, कन्फ्रंटेशन को सेकंड पे रखता है, कन्फ्लिक्ट मीडिएशन करता है, जैसे कंबोडियन कन्फ्लिक्ट और ईस्ट टाइमूर क्राइसिस उसने कैसे सॉल्व किया था, आप ये वाला पॉइंट लगा सकते हो, है ना। आज भी क्या है, बहुत सारे क्या चलते हैं, डायलॉग चलते रहते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू पे, जैसे एनुअल ईस्ट एशियन कोऑपरेशन मीटिंग्स होती है, आप एग्जांपल दे सकते हो, है ना। ये आपस में जो है डायलॉग के थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स बच्चे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपने ये सब भी याद कर लिया ना, ट्रस्ट मी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम में, बस इतना याद कर जाओ, आपका काम बन जाएगा, आपको और कुछ याद ही नहीं करना। और अगर आपसे कोई एशियान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में पूछ ले, तो आप बोल सकते हो कि कोल्ड वॉर के टाइम उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, निग्लेक्ट किया गया, है ना, निग्लेक्ट किया गया, इंडिया की जो है एंगेजमेंट इतनी नहीं थी एशियान में, है ना। बट 1990s के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ठीक हुई, एशियान और इंडिया के बीच में अब एफटीए भी है ना, 2010 में। ऑल्सो इंडिया जो है बायलेटरल ट्रेड करता है मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, जो कि एशियान की कंट्रीज है, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है, और दोनों एशियान और इंडिया दोनों जो है यहाँ पे म्यूचुअल तरीके से ग्रो कर रहे हो, दोनों आपस में अपने रीजन को इंटीग्रेट करके चलते हैं। तो आप इंडिया, एशियान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे आराम से लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे चाइना, मैम चाइना में क्या क्या लिखे बच्चे, तो चाइना का अगर आपसे कोई बैकग्राउंड पूछता है ना, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूछता है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि भैया चाइना स्टैब्लिश कब हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ 1949 में। और जो चाइना है वो किसके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे हुआ, सोवियत, है ना। वहां पे क्या होता था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ने जो है फिर फॉरेन इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पहले वहां पे चीजों को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। बट जैसी जो है यहाँ पे सोवियत मॉडल, यहाँ पे जो 1949 में माओ जेडोंग के अंदर जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, उसके बाद बहुत सारे बदलाव लाए गए, है ना। और यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव के ऊपर फोकस किया गया, अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर का फोकस किया गया, लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया। तो अगर आपसे कोई चाइना की इकोनॉमी का अर्ली सोशलिस्ट फेज पहुंचे, क्योंकि बच्चे चाइना की इकोनॉमी अभी बाद में जाके ओपन अप होगी,
स्टार्टिंग में तो क्या थी, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो अगर आपसे कोई चाइना का अर्ली सोशलिस्ट फेस पूछे तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में कैसी चाइना की सिचुएशन थी। ठीक है, चाइना की सिचुएशन स्टार्टिंग में कैसी थी। फिर अब बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे आए और क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और ओपन डोर पॉलिसी आई, तो उसमें आप क्या बताओगे कि कैसे जो चाइना धीरे धीरे एक ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बना। तो यहाँ पे आप फोर मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता सकते हो, ओपन डोर पॉलिसी के बारे में बता सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पे इन्होंने जो है नो शॉक थेरेपी को यूज नहीं किया, धीरे धीरे लिबरलाइजेशन स्टेप प्रोसेस किया, है ना, एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइज किया। तो ये कारण है कि ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बना। बाद में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, है ना, एक्सपोर्ट लेड, अब इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि चाइना का ट्रांजिशन कैसे हुआ एक मार्केट इकोनॉमी में और एक कैसे एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह चाइना इमर्ज होकर आया, तो आपको बच्चे ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैम उसका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल इंटीग्रेशन बता दो, इसको भी आप ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में पॉइंट लिख सकते हो बच्चे। जैसे केयू जो है एक चाइना एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है क्योंकि हाई जीडीपी ग्रोथ है, एफडीआई मैग्नेट है ना, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, मैग्नेट है बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है इसके पास, है ना। यहाँ पे आप देखोगे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो बीआरआई के बारे में। तो जब आपको चाइना का राइज बताना हो एज एन इकोनॉमिक पावर कि क्यों आज चाइना एक इकोनॉमिक पावर की तरह, नॉट ओनली एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर पावर, एक इकोनॉमिक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक पावर की तरह उसका राइज बताना हो, तो आप ये वाला पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, वहीं पर आपको अगर बताना होगा कि मैम चाइना ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर तो बन गया बट उधर बहुत सारे अभी भी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस है, तो अगर आपसे कोई चैलेंजेस पूछेगा तो आप उसमें क्या क्या बताओगे, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन एंड रीजनल इंबैलेंस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पूछे चाइना के ग्रोथ मॉडल के कि चाइना ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर तो बन गया बट अभी भी कमियां हैं, तो बच्चे आप ये कमियां बता सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 कमियां आराम से आप ये लर्न कर सकते हो कीवर्ड्स, इनको याद रखोगे तो आप आराम से आंसर लिखाओगे। ठीक है, तो चाइना का ऐसे बताना है। और इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में कोई बात करे तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे कि कैसे जो है हमारा एंशिएंट कल्चर जो है लिमिटेड पॉलिटिकल कांटेक्ट था, बट धीरे धीरे जब हमने चाइना को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया तो स्टार्टिंग में बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, बट फिर तिब्बत इशू हो गया, सीनो इंडिया वॉर हो गया, फिर रिलेशन जो है हमारे 1962 से लेकर 1976 तक डाउनग्रेडेड रहे थे। ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे, बट बाद में जो है नॉर्मल हो गया था, है ना, राजीव गांधी जी की विजिट के बाद बॉर्डर को लेकर बातें हुई, बॉर्डर मैनेजमेंट टॉक्स हुई, ट्रेड भी जो है आपस में किया जाता है, कल्चर और साइंटिफिक मैनर में भी हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, और आपस में जो है डायलॉग के थ्रू जो है यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में कोऑपरेट करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स में इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन है। तो आप इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, अब वहीं पर देखोगे कि मैम किन चीजों को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में जो है लड़ाइयाँ होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना पाकिस्तान वाला जो एंगल है उसकी वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चाइना जब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट टू पाकिस्तान इन यूएन, यूएन में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और ट्रेड इम्बैलेंस भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस आ रहा है, क्योंकि क्या होता है हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड जो है इम्बैलेंस हो जाता है, और ये एक कहीं ना कहीं एक एरिया है स्ट्रेन का, जिससे हमारे ऊपर जो है थोड़ा भार आ रहा है। तो आप इंडिया चाइना रिलेशन में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछे जापान एज अ सेंटर ऑफ पावर में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि मैम व्हाई जापान इज इमर्जिंग, व्हाई जापान इज बिकमिंग एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो आप इसमें बता सकते हो कि जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे इकोनॉमिक मिरेकल हो गया, रैपिड रिकवरी देखने को मिली, ओईसीडी का मेंबर बना 1964 में, है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2017 में हमने देखा, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, माना लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, बट फिर भी जो है वहां पे क्या है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है अपने ह्यूमन स्किल्स के ऊपर काम करता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्पेक्ट देखोगे जापान का, तो ये वॉर को रिनाउंस करते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इनका पैसिफाई करने वाला है कि शांत रहो, वॉर नहीं करना। इनका यूएस के साथ सिक्योरिटी अलायंस है, ऑल्सो मिलिट्री के ऊपर बहुत कम स्पेंड करता है ना, बट फिर भी जो है 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में,
1% स्पेंड करता है अपना जीडीपी का, बट फिर भी 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, है ना। मेजर यूएन में कंट्रीब्यूट करता है ना, यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10%, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी ये क्या दिखा रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं बच्चे। अगर आपको कोई ये पॉइंट्स आप पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर में सारे यूज कर सकते हो। वो G7 का भी मेंबर है ना, जो कि यूजली बहुत कम कंट्रीज होती है। और वहीं पर अगर मैं साउथ कोरिया के बारे में बात करूं, तो साउथ कोरिया एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर आप क्या क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप बताओगे कि कोरिया को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ एंड साउथ में 38 पैरेलल के थ्रू, है ना। फिर जो है यहाँ पे आप कोरियन वॉर के बारे में बता सकते हो कि कोरियन वॉर की वजह से यहाँ पे कोल्ड वॉर राइवलरीज और डीपन हो गई थी। बट इन सब चीजों के बजाय भी हान रिवर पर मिरेकल हुआ, क्योंकि यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों साउथ कोरिया भी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, क्योंकि मिरेकल ऑन द हान रिवर वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। ओईसीडी किसके पास भी मेंबरशिप है, जैसे जापान के पास है। 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे जापान में भी हमने पढ़ा था, है ना। ऑल्सो अगर मैं सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ यार, एचडीआई रैंक भी इसकी इतनी बढ़िया है। लैंड रिफॉर्म्स एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। ह्यूमन कैपिटल, लोगों की एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग पे काम करता है, जिससे ये काफी पॉपुलर, मतलब एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है, इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जिससे पैसा आता है ना। और यहाँ पे इनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एफिशिएंट है। तो ये सब चीजें जो साउथ कोरिया को एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर यहाँ पे बनाती है। ऑल्सो अगर मैं इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस की बात करूं, तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ट्रेड और कल्चरल टाइज दोनों है। बहुत सारी कोरियन ब्रांड्स हमारी इंडिया में है। बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कल्चर को लेकर बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हुए इंडिया और साउथ कोरिया में। ऑल्सो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन कोई पूछे तो आप ये मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो बच्चे, अगर आप मेरे से डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो और इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें चाहते हो कि मैम हमारी पढ़ाई में जिससे पॉलिटिकल साइंस हमारे लिए आसान बन जाए, तो बच्चे आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, सो ये कोड यूज करना मत भूलना। आशी40 कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कैसे, कौन सा लेटेस्ट बैच है हमारा। तो बच्चे आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है ना। अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पे जाओगे तो आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। आप जाओगे यूजीएन पीजी एंट्रेंस में, सीयूईटी आर्ट्स पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस्ट रहता है महापैक, क्योंकि इसमें आपको सब मिलेगा, मेरा सारी चीजें जो है आपको मिलेगी। आगे आने वाले बैचेस, पुराने बैचेस, करंट के बैचेस, सब मिलता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये 10708 दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको लगाना है कोड आशी40। क्या लगाना है, अपने मम्मी पापा को बोल देना कि ये कोड लगाना ना भूले, आशी40, जब भी आप खरीदो। तो इससे आप देख रहे हो प्राइस आपका जो है कम हो जाता है बच्चे। 10,190, अभी ज्यादा दिखा रहा था, अभी आपको 10,198 कम मिल रहा है। और ये प्राइस दिखता ज्यादा है, बट बच्चे ये बहुत ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जीएटी, इंग्लिश लैंग्वेज, सब कुछ आपका सीयूटी का प्रिपरेशन आपका इससे हो जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये महापैक चेकआउट कर सकते हो। बुक्स चाहिए तो बुक्स का अलग है, इसमें भी आप आशी40 कूपन कोड लगा के इसको परचेज कर सकते हो। ऑल्सो बच्चे, आप एक इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो इफ यू आर लाइक कि मैम मुझे इंडिविजुअल बैच चाहिए, मुझे महंगा लग रहा है, तो आप सफलता 3.0 या एम्बिशन 2.0 ले सकते हो। ये ड्रॉपर का है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है। तो ये आपको 7335 का दिखाई दे रहा है, बट इस पे भी आप कोड लगा के स्कोर कम कर सकते हो। आशी40 आप यहाँ पे लगाओगे, कितने का पड़ेगा बच्चे, ये आपको 6985 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 6985 का ये आपको जो है बैच पड़ेगा। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो बच्चे, अगर आपको डाउट आ रहा है कि कौन सा बैच मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे जो है अपना नाम और फोन नंबर लिखकर मेल कर सकते हो ashi.sharma@adda247.com पर। ठीक है, अपना नाम और अपना फोन नंबर, सो आई विल गाइड यू कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑल्सो बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, प्लीज इसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये वाली पीडीएफ और बाकी बहुत सारी गाइडेंस और बाकी नोट्स आपको इधर ही मिलने वाले हैं। तो फटाफट से यार एवरीवन प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, है ना। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर रखी है। तो अगर आप सब लोगों को सारे फायदे चाहिए, ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई, आई डिडंट वांट कि लंबी हो, बट यार चैप्टर लंबा था तो मैं चाहती थी सारे कीवर्ड्स करा दूं, तो इसलिए थोड़ी लंबी हो गई क्लास। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार क्लास कैसी लग रही है, तभी मैं कंटिन्यू करूंगी ये सीरीज। सो आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इज इट हेल्पफुल और नॉट।
तभी मैं एक नेक्स्ट कीवर्ड्स की सीरीज का एक अगला जो है चैप्टर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।